बोर्ड परीक्षा 2025 में जो होने वाली है, हिंदी अनिवार्य विषय कक्षा 12 का ये मॉडल पेपर पहला है। पहला मॉडल पेपर मैं यहाँ आपके लिए लेकर के आया हूँ और इस मॉडल पेपर को यदि आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व भी मैं करवाऊँगा। तो एक प्रश्न से जो उसके साथ 2-3 प्रश्न और बनेंगे, उससे भी संभावनाएं बनेगी। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अनिवार्य हिंदी के हम 5 मॉडल पेपर लाएंगे, जिससे आपकी तैयारी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका बोर्ड पेपर होगा। और ये पेपर जो अजमेर ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो 2025 के लिए मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी किया, उसी के आधार पे है। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए निर्देश देख लेते हैं। रोल नंबर आपको सबसे पहले लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं, उत्तरों को बोर्ड द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। सभी प्रश्न जिनके आंतरिक खंड है उनके सबके उत्तर एक साथ लिखने हैं। खास तौर से खंड ए, खंड ए को तो आपको एक साथ ही करना है, कोई क्रम चेंज नहीं करना है। और प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना, नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कटता है। सबसे पहले देखिए खंड ए। खंड ए में आपके कुल 16 MCQ प्रश्न है। 16 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, जिसमें से देखिए 3 + 4 यानी 7 प्रश्न तो आपके आरओ पुस्तक में से है, 5 प्रश्न आपके वितान पुस्तक में से है और 2 प्रश्न आपके ग्रामर में से है और 2 प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अमेंडमेंट शब्द का क्या अर्थ है? संविधान, अधिकार, संशोधन, कानून। पारिभाषिक शब्दावली जो है उसी से ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। आरक्षण शब्द के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द होगा? इवैल्यूएशन, रिजर्वेशन, एब्रीविएशन, पिटीशन। तो इसके लिए जो सही शब्द होगा आरक्षण के लिए रिजर्वेशन शब्द, ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृता पर, उपयुक्त सभी। तो इन सभी पर वो आधारित है। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चांद सिंह, सूरज सिंह, बादल सिंह, शेर सिंह। चांद सिंह शेर के बच्चे का असली नाम था। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है पहलवान की ढोलक, उसमें से ये प्रश्न है। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? देवसेना, शिवसेना, वानर सेना, इंद्र सेना। तो मेंढक मंडली का दूसरा नाम था इंद्र सेना। जो धर्मवीर भारती का संस्मरण है, धर्मवीर भारती का जो संस्मरण है, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। भक्तिन महादेवी वर्मा की कौन थी, क्या लगती थी? तो भक्तिन महादेवी वर्मा की सहपाठी थी, सहेली थी, सेविका थी, बहन थी। तो ये महादेवी वर्मा की सेविका थी, जिसका जो मूल नाम था वो तो वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीन। उसके बाद देखिए, हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद के, नई कविता के, प्रयोगवाद के, आलावाद के। हरिवंश राय बच्चन आलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज कौन सी है? तितली है, चिड़िया, पतंग, मोटर। तो सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज पतंग है। जो पतंग कविता है, पतंग कविता जो आलोक धनवा की है, इस कविता में से ये प्रश्न पूछा गया है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों की बाल इच्छाओं, उमंगों का यहाँ वर्णन किया है।
रघुवीर साय रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संकलन से ली गई? सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए और हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोग भूल गए काव्य संग्रह से ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता ली गई है, जिसमें जो मीडिया है उसकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाया गया है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? फीचर, समाचार, रिपोर्ट, संपादकीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये फीचर कहलाता है। जनसंचार का वह माध्यम जिसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है, क्या कहलाती है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीविज़न, जिसमें दृश्य के साथ लेखन होता है। और इंटरनेट तो आधुनिक माध्यम है जो बहुत फेमस हो रहा है, आधुनिक माध्यम है। रेडियो आपके श्रव्य माध्यम है, अखबार आपके प्रिंट माध्यम है। भूषण ने यशोधर बाबू को क्या प्रेजेंट दिया, उपहार क्या दिया? उनकी जो सिल्वर वेडिंग थी उस पर क्या उपहार दिया? साइकिल दी, कार, स्कूटर, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन उसको उसके बेटे ने पिता को उपहार दिया था और ये कहा था कि आप ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन करके दूध लेने जाया कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी जो मनोहर श्याम जोशी की कहानी है उसमें से ये प्रश्न है। जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? सबसे पहले तो देखिए ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। ये इतना तो इम्पोर्टेंट है कि ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। कौन सा? हिंदी उपन्यास, मराठी उपन्यास, गुजराती उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास। तो आत्मकथात्मक उनका है मराठी उपन्यास, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। ये अंश जो है जूझ, वो आत्मकथात्मक मराठी उपन्यास का ये अंश है जूझ। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति किसमें हुई? जूझ पाठ में, सिल्वर वेडिंग पाठ में, पहलवान की ढोलक पाठ में, अतीत में, दबे पांव पाठ में। तो जो सिल्वर वेडिंग कहानी है मनोहर श्याम जोशी की, उसमें यह आया कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जूझ उपन्यास के संकलित अंश में किसकी लालसा का वर्णन है? पढ़ने की, व्यापार की, खेल की, अभिनय की। तो पढ़ने की लालसा का इसमें वर्णन है। जो लेखक स्वयं है उस लेखक के पढ़ने की लालसा का यहाँ वर्णन किया गया है। आत्मकथात्मक उपन्यास है ये मराठी। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? ताम्रकाल, पाषाण काल, लोह काल, कांस्य काल। तो ये ताम्रकालीन जो शहर है उनमें ये सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। इस प्रकार ये 16 MCQज थे, 16 नंबर के। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान का आता है, जो आपके व्याकरण लगा रखी है उस व्याकरण में से आपके 6 रिक्त स्थान 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मातृभाषा। और जिस भाषा में किसी देश का कामकाज चलता है, सारे राजकीय काम होते हैं, उसे कहते हैं राजभाषा, जिसको संविधान में दर्जा दिया गया। हिंदी अपनी भारत की राजभाषा है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? उदाहरण पूछा है। अब गंगा के अंदर है, गंगा की धारा पे है, इसका मतलब है गंगा के किनारे है। तो यहाँ पर लक्षणा सब शक्ति हो जाएगा। कौन सी सब शक्ति हो जाएगी? लक्षणा सब शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है वहाँ कौन सी सब शक्ति होती है? अभिधा सब शक्ति होती है, जिसका सीधा ही अर्थ निकल जाता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि रोने में राग शब्द आ रहा है तो विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है।
काव्य में जब किसी वस्तु का वर्णन करने में लोक सीमा का उल्लंघन हो, जब लोक सीमा का उल्लंघन की बात करें तो वहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ बढ़ा चढ़ा करके बात का वर्णन किया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न अपठित गद्यांश को लेकर के है। ये जो अपठित गद्यांश है इसको 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करना है। अगर समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि है ही अपठित गद्यांश और सारा समझ में आ जाएगा ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए धैर्य रखना और 2-3 बार पढ़ करके फिर प्रश्नों के उत्तर पे आना कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अगर हम इस पूरे गद्यांश को देखेंगे तो सब जगह आप देखिए राम काव्य आ रहा है। अगर सब जगह हम बात करेंगे तो राम काव्य शब्द इसमें बार बार आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी राम काव्य है, तो इसलिए हम इसका जो शीर्षक है वो लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में राम काव्य परंपरा, या केवल राम काव्य परंपरा का सूत्रपात ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका शीर्षक हो जाएगा। समुद्र का समानार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ देखिए रत्नाकर शब्द ये आया, कविता रत्नाकर के साथ जो रत्नाकर शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची है, समानार्थी है। निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया? अगर हम इस पूरे गद्यांश को देखेंगे तो यहाँ पर आया देखिए तुलसी के समकालीन कवियों में मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया। तो ये रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया ग्रंथ हो जाएगा, रीतिकाल रीति शास्त्र के आधार पर। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? केशव। रामचंद्रिका लिखी है केशव ने। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया? जो संवाद में जिसका प्रयोग हुआ है, तो ये देखिए यहाँ लास्ट में लाइन आई है, तदुपरांत प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है जो संवाद के रूप में लिखा गया। तो रामायण महानाटक इसका उत्तर हो जाएगा, रामायण महानाटक। और अंतिम प्रश्न है कि राम काव्य लिखने वाले कवियों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे कवि आए हैं, मैं उन सब कवियों के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आया देखिए भूपति, पहला कवि कौन है? भूपति। उसके बाद देखिए भूपति के बाद आगे चलेंगे तो दूसरे कवि अपने हैं तुलसी। तुलसी के बाद तीसरे मुनीलाल। मुनीलाल के बाद चौथे हैं केशव। केशव के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे पांचवे आपके निकल रहे हैं सेनापति। और इसके बाद छठे में आप देखेंगे हृदय राम और सातवां है प्राणचंद्र चौहान। ये सब राम काव्य लिखने वाले कवि हैं। चौथा प्रश्न आपका अपठित पद्यांश को लेकर के पूछा जाता है। इसमें भी अपठित पद्यांश को आप 3 से 4 बार अच्छी तरह पढ़ेंगे और जितना अर्थ आप निकाल सकते हैं उतना अर्थ आप निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं भी मिले, लेकिन आप इसका भाव निकालने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करें? इसका भाव निकालने की कोशिश करें तो आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जब 3-4 बार आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो प्रश्न करेंगे कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी, तो कुछ प्रश्न तो आपके सीधे सीधे इसमें मिल जाएंगे कि राम की जो माता है वो उन्हें क्या कहती थी। अंतिम में आया ये देखिए कि कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। क्या कहती थी? कमल के समान सुंदर नयन थे राम के, तो राजीव नयन वो कहती थी। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? जो महाशक्ति है या जो माँ दुर्गा है, ये राम की परीक्षा लेने के लिए वो कमल चुरा लेती है, नील कमल। और ये काव्यांश जो है अपठित पद्यांश ये राम की शक्ति पूजा
जो निराला का काव्य है उसमें से ये पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों में राम जो है शक्ति की आराधना कर रहे हैं, और क्योंकि रावण की तरफ शक्ति जा मिली थी तो जामवंत जी ने कहा था कि आप भी शक्ति की आराधना कीजिए, क्योंकि आप रावण को तो हरा सकते हैं लेकिन शक्ति को कैसे हराएंगे, शक्ति को शक्ति ही हरा सकती है, इसलिए आप मां शक्ति की आराधना कीजिए। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। दो नील कमल है शेष भी, राम किन नील कमलों की बात कर रहा है? तो बात कर रहे हैं दो आंखें रूपी, जो राम की दो सुंदर आंखें हैं वो दो नील कमल के समान है, क्योंकि जो उसकी माँ थी राम की वो राजीव नयन उसको कहती थी, अर्थात उसके आंखों की सुंदरता कमल से की गई है। तो राम ये कह रहे हैं कि भले ही मेरी थाल में कमल नहीं है लेकिन मेरी दो आंखें दो कमल के समान है, मैं इन्हीं को मां शक्ति को अर्पित करूंगा और यज्ञ की पूर्णाहुति करूंगा। राम का स्थिर मन चंचल क्यों हुआ? अस्थिर हो गया। राम का जो स्थिर मन था वो अस्थिर हो गया। वो अस्थिर क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने देखा, आंखें खोली, तो वहां पर रिक्त स्थान था, अर्थात जिस थाल में आपके नील कमल पड़े हुए थे, नील कमल जो दो रखे हुए थे थाल में, वो थाल में न पा करके राम का मन अस्थिर हो गया, बेचैन हो गया, विचलित हो गया। आंख शब्द का पर्यायवाची पद्यांश में ढूंढ के लिखिए। तो पद्यांश में आप देखिए नयन शब्द आया, आंख शब्द का पर्यायवाची क्या आया? नयन। नयन शब्द आया है राजीव नयन, ये नयन शब्द। इसके बाद देखिए खंड ब चालू हो जाता है। खंड ए को आपको जैसा है वैसा का वैसा ही उसी क्रम में करना है। खंड ब में आपके 5 प्रश्न पूछे हैं। एक तो पूछा अभिव्यक्ति माध्यम से, एक जो आरोह गद्य, एक पद्य और एक वितान से और 2 वितान से पूछे। प्रिंट माध्यम की 2 कमियां लिखिए। बहुत सारी कमियां हैं जिनमें से आप कुछ कमियां लिख सकते हैं। एक तो ये अनपढ़ व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं है। दूसरा, अशुद्धि जो संशोधन होता है वो बहुत देर से होता है, अगले अंक की अपने को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अशुद्धि संशोधन में देरी होती है, अगले अंक की अपने को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और इसमें डेडलाइन की बाध्यता होती है। डेडलाइन की क्या होती है? बाध्यता होती है, क्योंकि डेडलाइन इनकी 24 घंटे होती है, अपडेट बहुत लेट करता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जो कुंवर नारायण की जो कविता है, किनकी कविता है? कुंवर नारायण की। उन कुंवर नारायण की कविता के बहाने इसमें से ली गई है। और कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। कैसे तुलना की? बच्चे भी क्या होते हैं? भेदभाव रहित होते हैं। कविता भी भेदभाव रहित होती है। और बच्चे जब खेलते हैं तो किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं, कोई सीमा उनको बांध नहीं सकती है। ऐसे कविता को भी हम नहीं बांध सकते हैं। और बच्चे निश्चल होते हैं और कविता भी सबके ऊपर उतना ही प्रभाव डालती है। भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता था? तो भगत जी सबसे पहले तो संतोषी प्रवृत्ति के आदमी थे, संतुष्ट रहने वाले थे ये। एक इनकी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी, संग्रह नहीं करते थे ये, इकट्ठा करने की आदत नहीं थी। लोभी नहीं थे, निर्लोभी थे, लोभी नहीं थे ये। और इनकी ज़रूरतें भी सीमित थी। ज़रूरतें क्या थी? सीमित थी। और इनका जीवन जो है सादगीपूर्ण जीवन था, इसलिए बाजार का जादू उन पर नहीं चलता है। यशोधर बाबू को घर पर लौटना पसंद क्यों नहीं था? जो मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग, उसका कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। और ये 8 बजे से पहले रात्रि को अपने घर नहीं लौटते थे, क्योंकि इनकी पत्नी और इनके बच्चे आधुनिक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पुराने ख्यालों के हैं। इनके बीच में वैचारिक द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है? वैचारिक द्वंद्व है। इस वैचारिक द्वंद्व के कारण कहीं
इनके बीच अनबन होती है तो ये 8 बजे से पहले घर पर नहीं लौटते हैं। यदि आप दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते? जो जूझ उपन्यास में आत्मकथात्मक उपन्यास मराठी उपन्यास है ये आनंद यादव का। किनका है ये? आनंद यादव का। इसमें आनंद यादव की पढ़ने की लगन की बात की गई है और दत्ताजी राय, क्योंकि इनके पिता इसको पढ़ाना नहीं चाहते थे तो दत्ताजी राय ने मदद की थी। हम भी उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते, कैसे भी करके हम बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते, घर वालों को समझाते और स्कूल भेजते। खंड से आपका दीर्घ उत्तरीय वाला है, एक एक सब में से आएगा और एक आलेख और फीचर में से आएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। जो मीडिया है उस मीडिया पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि जो उसका व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है उस पर व्यंग्य किया गया है, और जो अपाहिज व्यक्ति की संवेदना का व्यापार करते हैं उस पर व्यंग्य किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभ कमाने के चक्कर में जो सामाजिक कार्यक्रम है और संवेदना का कार्यक्रम है, उस सामाजिक कार्यक्रम को भी क्रूरता वाला कार्यक्रम ये बना देते हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। बिल्कुल जो गोरखपुरी जी ने माँ की ममता का वर्णन किया है, बिल्कुल सूरदास के वात्सल्य रस की वो याद दिलाते हैं। किस तरह से वो लोका दे रही है, कपड़े पहना रही है माँ अपने पुत्र को, कपड़े पहना रही है और लोरी गा करके उसको समझा रही है बच्चे का चहकना। ये सब वात्सल्य वर्णन में आएगा। सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना है। अवधूत यानी विकट परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता, सन्यासी माना है। और गांधी जी भी जब देश गुलाम था तो इन्होंने हार नहीं मानी और अडिग खड़े रहे और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही सीरीज है। भक्तिन और लेखिका के बीच के संबंध, जो स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो बताना है, किस प्रकार वो उनके साथ रहती थी। और जब उत्तराखंड में वो यात्रा पे जाती थी तो भी वो हमेशा आगे रहती थी ताकि पत्थर पड़े तो उस पर, और जब खेतों में जाती थी तो धूल उड़ती थी तो पीछे रहती थी ताकि धूल उसके मुंह पर उड़ करके लगे, महादेवी वर्मा के मुंह पर नहीं लगे। खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक आलेख लिखना है, अच्छे फीचर की विशेषताएं लिखनी है। सिल्वर वेडिंग कहानी जो है पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण देना है। एक गुरु किस प्रकार विद्यार्थी के जीवन को बदल सकता है। जो जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास है आनंद यादव का, उसमें से ये ली गई है पंक्ति। और जो इनके गुरु हैं वो है नेवा सौंदलगेकर, जो मराठी कविता करते थे, मराठी पढ़ाते थे और लेखक के जीवन को एक दिशा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो कविता करना सीख गया था, लेखक कविता करना आ गया था और उसके पीछे जो आधार था वो उनके गुरु ही थे, दिशा बदल दी। शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए, महादेवी वर्मा का कवि परिचय लिखिए। खंड 2 में देखिए एक व्याख्या आएगी जो अथवा में आएगी, काव्य खंड से 2 में से एक करनी है। तो ये आपके जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी कविता लगा रखी है आत्म परिचय, स्वयं का परिचय। और आलावादी कवि हैं ये, और स्वयं का परिचय उन्होंने दिया किसमें, एक दीवाने के रूप में उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। अथवा में एक और व्याख्या जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो जो पतंग कविता है आलोक धनवा की जो पतंग कविता है जिसमें बिंबों का बहुत शानदार प्रयोग किया गया है और बच्चों की जो उमंग होती है, बच्चों की जो इच्छाएं होती है, पतंग के माध्यम से उनको चित्रित करने की कोशिश कवि आलोक धनवा ने की है। इसी प्रकार देखिए गद्यांश की व्याख्या आती है, 2 में से एक करना पड़ता है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए
तो ये भी जो काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, जो संस्मरण है किनका है? धर्मवीर भारती का, जिसमें विज्ञान और जो प्राचीन बातें हैं उनमें मतभेद दिखाया गया है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार देखिए, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। इसके अथवा में पहलवान की ढोलक कहानी है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार हैं। और मुख्य बात इसमें है कि व्यवस्था जब बदलती है तो लोक कला और लोक कलाकार भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। ये बताने की कोशिश फणीश्वर नाथ रेणु ने पहलवान की ढोलक कहानी में की है। फिर एक निविदा लिखनी है विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री खरीदने के लिए, और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति लिखनी है, और 300 शब्दों में निबंध लिखना है। वैश्विक महामारियों के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें। ऐसे 5 मॉडल पेपर हम हल करेंगे।